हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, केवीएस एनवीएस की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और कल हमने जो है अपने इम्पोर्टेंट 102 प्रश्न जो है सॉल्व किए थे, जो हमारे भूगोल से संबंधित थे। आप सभी लोग जानते हैं जीके जीएस की श्रृंखला में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी आपको करवाए जाएंगे, जिसमें हमने जो है हिस्ट्री और जो है पॉलिटी कंप्लीट कर दी थी। दोनों के लगभग 250 क्वेश्चन, लगभग 500 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर हमने कंप्लीट कर लिया था। और कल हमने जो है 102 प्रश्नों तक आपका ज्योग्राफी भी देख लिया था। इस सेशन के माध्यम से हम 100 प्रश्न और जो है सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें जो प्रश्न है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो है ही है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्लस जो हमारी केवीएस और एनवीएस में जो है पीआरटी और या टीजीटी या पीजीटी में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में सवाल पूछे गए थे ज्योग्राफी से, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है जानकारी मिलने वाली है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसलिए फटाफट रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस एकदम से जो है 2-4 दिन ही बचे हुए हैं। आज आप लोग जानते हैं कि 7 तारीख है और इसके बाद आपका जो है 10 और 11 को आपका एग्ज़ाम है। तो सभी के लिए, चाहे वो नॉन टीचिंग वाले एग्ज़ाम हो या टीचिंग वाले पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, सभी के लिए टियर 1 का जो है एक ही सिलेबस होने वाला है। तो कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास मैंने आपको करवा दी थी, इसके बाद हमने इतिहास पढ़ लिया था, इसके बाद हमने पॉलिटी पढ़ ली और फिर हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन को कवर करने में लगे हुए हैं। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को देखने के बाद कम से कम अपने एक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए, इस बुक में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसप्रिंट हो गए हैं, तो अगर गलती से मैं जो है किसी जो है प्रश्न का जो है गलत उत्तर बता देता हूं, तो आप सभी लोग जो है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये गलत है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा, ताकि आपका कोई भी जो है क्वेश्चन जो है ये इसका गलत आंसर ना दिया जाए, क्योंकि आपका एक नंबर जो है आपको जो है काफ़ी लाखों लोगों से जो है मेरिट में आपको आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए मैं पूरा ध्यान रखूँगा, और आप लोग भी एक जिम्मेदार स्टूडेंट होते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा सेशन का जो पहला सवाल है, 103 नंबर का सवाल है। कह रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित चूना पत्थर की द्वीप श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? भारत में स्थित जो है भारत में स्थित कह रहा हूँ, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित चूना पत्थर की जो श्रृंखला है उसको जो है किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? देखिए, कह रहा है कि शरावती ब्रिज, या जो है सिसेरा नदी सेतु, या राम सेतु, या भूपेन हजारिका सेतु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, आप सभी लोग जानते हैं कि बीच में कौन भारत और जो है श्रीलंका के बीच में आपको राम सेतु दिखाई देता है, तो इसीलिए कौन सा इसका जवाब सही हो जाएगा? तो इसका जो है जवाब नंबर सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, राम सेतु, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राम सेतु को जो है एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जो है फैली हुई चूना पत्थर की श्रृंखला है। यह भारत और श्रीलंका को समुद्री रूप से जुड़ता है। भूआकृतिक रूप से यह उथले समुद्री भागों का पुल जैसा क्षेत्र है। अगला सवाल देखिए, मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी है? मेघालय राज्य की जो है राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, मेघालय की राजधानी आप सब लोग जानते हैं, इसका नाम है शिलोंग, ठीक है, शिलोंग हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसे जो है पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। भारत अपनी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ साझा करता है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप में लग रहा है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया है कि भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तथा श्रीलंका को जो है भारत से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है पाक जलडमरू मध्य है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा भारत अपनी स्थलीय सीमा जो है किसके किसके साथ, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और जो है भूटान और म्यांमार, इन सभी के साथ जो है साझा करता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका मिसप्रिंट दिया गया है। देखिए, भारत जो है टोटल अपनी 7 देशों से जो है अपनी भूमि को साझा करता है, और या स्थलीय सीमा जो है साझा करता है, जिनमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान है। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा जो बाउंड्री है ये बांग्लादेश के साथ है। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी भी दोनों देशों के बीच जल सीमा बनाती है। भारत बांग्लादेश सीमा सबसे लंबी है और भारत अफगानिस्तान की सीमा जो है सबसे छोटी है, लगभग जो है 106 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, दक्षिणी अंडमान को उत्तरी अंडमान से अलग करने वाला समुद्री मार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। दक्षिणी अंडमान को उत्तरी अंडमान से अलग करने वाला समुद्री मार्ग को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डंकन जल संधि, ठीक है, या डंकन पास कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा डंकन पास, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य चीन के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, ये एनवीएस पीजीटी 2019 का सवाल है। देखिए हिमाचल प्रदेश या आपका उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल या आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें वैसे मैं अगर आपको बता दूं तो 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जो चीन के साथ जो है इनकी सीमा लगती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो हिमाचल आपका ये हो गया, उत्तराखंड ये हो गया, अरुणाचल ये हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो है चीन की सीमा जो है नहीं लगती है। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। एनवीएस पीजीटी 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए सिक्किम राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है, गोंड, भूटिया या चेंचू या अंगामी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एनवीएस पीजीटी 2019 का ये सवाल है। और सिक्किम में आपको जो है भोटिया जनजाति दिखाई देती है, ठीक है, भोटिया जनजाति, ये भूतिया लिखा हुआ है लेकिन ये ऐसे करके भूटिया भी लिखा जाता है और इसको भोटिया भी लिखते हैं, याद रखिएगा, इसको भोटिया भी लिखते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ें। तो ये आपका सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए भोटिया जनजाति सिक्किम के प्रमुख जनजातियों में से एक है और यह पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंड मध्य भारत में, अंगामी नागालैंड में, चेंचू तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सिक्किम में लेप्चा और लिम्बू प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। जारवा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है, ये आपको बताना है। जारवा जनजाति ये एनवीएस पीजीटी 2019 का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में जारवा जनजाति आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा सोमपेन, ओंगो, सेंटिनली, ये सभी जनजातियां यहीं पर आपको देखने को मिलती हैं। देखिए भारत का भौगोलिक स्थान किस अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। तो भारत देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी जो गोलार्ध है इसको हम क्या कहेंगे, तो मकर रेखा, तो दक्षिणी गोलार्ध की रेखा को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मकर रेखा के दक्षिण में, तो ये आपका मान लीजिए मैंने एक जो है ग्लोब बना दिया। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारा ग्लोब हो गया, यहाँ से आपका जो है भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है, बीच से 0 डिग्री की हो गई विषुवत रेखा जिसको आप कहते हैं। और यहाँ से आपका अब इधर देखिए ये आपका कर्क रेखा हो गया, इस इधर जो है ये उत्तर हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है मकर रेखा के दक्षिण में, कह रहा है मकर रेखा के दक्षिण में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत जो है, भारत की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है, भारत की स्थिति यहाँ पे है, याद रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में यहाँ नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तर में, अब ये आपकी भूमध्य रेखा है जो है आपका साउथ हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और इसके ऊपर जो है ये हमारा उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर कह रहा है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। एनवीएस पीजीटी 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या हम शॉर्टकट में कैसे कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। और इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, मतलब उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के बीच में है, ठीक है। तो ये आपका है। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं, मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत देश हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका ये 37 डिग्री 6 मिनट नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा और ये हमारा जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा, ठीक, ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक ये आपका जो है फैला हुआ है, ये भी आप लोग जानिएगा। देखिए भारत में नवीनतम रूप से गठित राज्यों की सूची में तेलंगाना का क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत में नवीनतम रूप से गठित राज्यों की सूची में तेलंगाना का क्रम कौन सा है, 111 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 29वां, ठीक है। ये 2015 का सवाल है और याद रखिएगा अब ये जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये 28वां हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये आपका सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जब 2019 में जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो ये 28वें नंबर पर आ गया। तो अभी इसको जो है डी विकल्प भूल जाइए, अब जो है आप लोग सी विकल्प याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में कौन सी परिवर्तन क्रियाएं शामिल होती हैं, केवीएस पीआरटी 2011 का सवाल है। देखिए कह रहा है कि जब जो है रूपांतरण में, चट्टानों के रूपांतरण में इसमें से कौन सी प्रक्रिया जो है शामिल होती है। देखिए लाइमस्टोन से संगमरमर बनता है, या सेल से जो है सेल से जो है स्लेट बनता है, या सैंडस्टोन से जो है क्वार्टजाइट बनता है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए लाइमस्टोन से जो है मार्बल बन जाता है
और जो है सैल से जो है स्लेट भी बन जाती है और सैंडस्टोन से जो है क्वार्टजाइट बन जाता है, और ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये आपका जो है ऑल ऑफ द एबव जो है ये आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऊंचे ताप व दाब पर चट्टानों की संरचना बदल जाती है, लाइमस्टोन संगमरमर में बदल जाता है, और सैल जो है स्लेट में बदल जाती है, और सैंडस्टोन जो है क्वार्टजाइट में अत्यधिक ताप एवं दबाव में ये सभी जो है परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में अंतर कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि ये अंतर जो है ये 5.5 घंटे का है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5.5 घंटे का है, याद रखिएगा। 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, इससे जो है भारत का मानक समय जो है निर्धारित किया जाता है, 82 डिग्री और 30 मिनट, ये याद रखिएगा। ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सिक्किम से होकर गुजरने वाले अक्षांश रेखा में भारत और किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। जो सिक्किम से गुजरेगी जो अक्षांश रेखा जो ऐसे निकलेगी आपकी, ठीक है, तो ये और कौन से राज्य से होकर गुजरेगी ये आपको बताना है। देखिए 114 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से ये जो है आपका अक्षांश रेखा गुजरेगी जो सिक्किम से होकर गुजरती है। देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है, आप सभी लोग जानते हैं, इसको याद रखिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, और जो है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। अक्षांश जलवायु, दिन रात की अवधि और तापमान को प्रभावित करते हैं। जितना आप जो है भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे मौसम ठंडा होता चला जाएगा, और जितना आप भूमध्य रेखा के पास आएंगे जलवायु आपको गर्म होती चली जाएगी। देखिए उत्तरी गोलार्ध और विशेषकर भारत में वर्ष का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे लंबा दिन कौन सी तिथि को होता है, 115 नंबर का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 21 जून को, ठीक है। 21 जून को सी विकल्प इसका जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यों होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के सबसे निकट होता है, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। इसे जो है समर सोलिस्टिक कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत सहित जो है पूरे उत्तरी गोलार्ध में यह वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब कब होता है ये घटना, तो ये 21 जून को होती है, ठीक। देखिए भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबाई में फैली हुई है, तो ये जो है गुजरात की है, याद रखिएगा। ये आपकी गुजरात की है, तो इसमें कोई संकोच वाली बात ही नहीं है। गुजरात की तटरेखा कितनी है, 1214.7 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल देखिए, भारतीय तटरेखा के समीप स्थित समुद्री क्षेत्रों में कौन सा जो है महाद्वीपीय जलसीमा से पूर्णतः भिन्न माना जाता है, ये आपको बताना है। महाद्वीपीय जलसीमा से पूर्णतः भिन्न माना जाता है कौन सा, तो देखिए भारत की तटरेखा के समीप स्थित समुद्री क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय जलसीमा से पूर्णतः भिन्न माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, 117 नंबर का जो सवाल है इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा सी विकल्प, हुगली तट, ठीक है। हुगली तट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए हुगली तट की जो समुद्री संरचना है ये भारत के महाद्वीपीय तट से अलग है। कोंकण, कोरोमंडल और दक्षिणी गुजरात के तट महाद्वीपीय जलसीमा से जुड़े हैं। हुगली तट में जल गहराई और ज्वार भाटा की स्थिति से अलग होती है, अतः यह तट जो है मुख्यतः नदी मुख पर जो है प्रकृति का है। अगला सवाल देखिए, यदि कोई व्यक्ति तूतीकोरिन, पारादीप और कांडला मंगलुरु की यात्रा करना चाहता है तो उसे किस राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा, तो ये सभी बंदरगाह कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए, कौन से राज्य में है, आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर ले जाएंगे। देखिए तूतीकोरिन, पारादीप, अब पारादीप तो आप लोग जानते ही होंगे, पारादीप कहाँ पर है, तो पारादीप उड़ीसा में है, और कांडला और जो है मंगलुरु, तो ये इसकी यात्रा आप करना चाहते हैं तो ये कहाँ पर, देखिए तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु, पारादीप आपका उड़ीसा, कांडला आपका गुजरात और मंगलुरु जो है ये कर्नाटक है। ये सभी बंदरगाह है और इनमें से कोई भी राज्य जो है ये आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले क्या पढ़ा, आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें जो लिखा गया है वो नहीं पड़ती है, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, ये नहीं पड़ती है। तो देखिए तमिलनाडु में आप जाएंगे क्योंकि तमिलनाडु में कौन सा है, तूतीकोरिन, फिर आप पारादीप में जाएंगे तो आपका ये उड़ीसा हो गया, फिर आप कांडला जाएंगे तो आपका गुजरात हो गया, और फिर आप जब मंगलुरु जाएंगे तो मंगलुरु कहाँ पर है, तो मंगलुरु आपका कर्नाटक में है, लेकिन यहाँ पर केरल में कोई बंदरगाह नहीं दिया गया है, तो आपका डी विकल्प इसलिए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है, तो आप सभी लोग जानते हैं मणिपुर की जो राजधानी है ये इम्फाल है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इम्फाल मणिपुर की आधिकारिक राजधानी है। नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलांग और त्रिपुरा की जो है अगरतला है।
अगला सवाल देखिए, भारत का 28वां राज्य जिसकी राजधानी रांची है वह कौन सा है। अब ये देखिए, पहले सवाल इस तरह से पूछे जाते थे, अब ये 28वां राज्य नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर रांची है तो रांची किसकी राजधानी है, आप सभी लोग जानते हैं, झारखंड की। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इसका गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था, यह भारत का 28वां राज्य बना और इसकी राजधानी जो है रांची है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2 जून 2014 को गठित भारत का नवीनतम बड़ा राज्य कौन सा है। 2 जून 2014 को गठित भारत का नवीनतम बड़ा राज्य कौन सा है। तो 2014 में कौन से राज्य का गठन हुआ था ये आपको बताना है। तो 2014 में जो बनाया गया था ये तेलंगाना बना था और ये भारत का 29वां राज्य था, लेकिन क्योंकि 2019 के बाद से सभी में हेरफेर हुआ है तो ये भी 28वां रह गया है, याद रखिएगा। तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसे जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। हैदराबाद को 10 वर्षों तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित नई राजधानी जो है ये आपका अमरावती है। अगला सवाल देखिए, कुल्लू और मनाली भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। आप सभी लोग जानते हैं पर्वतीय स्थल या पर्यटन स्थल बहुत ही लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो ये कहाँ पर है आप सभी लोग जानते ही हैं। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। बाकी नैनीताल, खुरपाताल, भीमताल ये सभी जो है आपको और नीम करौरी बाबा का जो स्थान है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा राज्य केवल 2 जिलों उत्तर गोवा व दक्षिणी गोवा में विभाजित है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 123 नंबर का सवाल है। तो उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा पहले ही बता दिया, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। गोवा में कुल 2 जिले हैं, उत्तर गोवा और दक्षिणी गोवा। उत्तर गोवा का मुख्यालय पणजी है और दक्षिण गोवा का मुख्यालय जो है मडगांव है। गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। देखिए, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य अगरतला को अपनी राजधानी के रूप में उपयोग करता है। तो त्रिपुरा की राजधानी जो है ये अगरतला है, याद रखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है, याद रखिएगा। बाकी मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम की आइजोल, मेघालय की शिलांग, सिक्किम की गंगटोक आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 125 नंबर का जो सवाल है आपसे क्या कह रहा है। 125 नंबर का सवाल है, भारत का वह कौन सा बड़ा राज्य है जिसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, ये आपको बताना है। पंजाब की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। गुजरात की भी लगती है, राजस्थान की भी लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो है नहीं लगती है। तो ये आपका जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल कितने प्रशासनिक जिले हैं, ये आपको बताना है। तो कितने जिले हैं, तो ये जो है एनसीटी दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें 70 विधानसभा और 7 लोकसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। ये दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है। एनसीटी दिल्ली का कुल जो है क्षेत्रफल लगभग कितना है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1483 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा कहा जा रहा है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। दिल्ली के किन 2 भारतीय राज्यों से जमीनी विवाद द्वारा जो है घिरी हुई है दिल्ली। तो दिल्ली, हरियाणा जो है ये जो है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से हरियाणा ने इसको कवर किया हुआ है और उत्तर प्रदेश जो है ये इसकी पूर्व दिशा में स्थित है। अगर आप मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प याद रखिएगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। देखिए, 129 नंबर का सवाल है कि भारत और चीन के बीच मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए कौन सी रेखा जानी जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो है कब निर्धारित की गई थी। अगला सवाल देखिए, भारत निम्न में से किस देश के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है। भारत निम्न में से किस देश के साथ जो है स्थल सीमा साझा नहीं करता है। तो वैसे तो अगर आप देखें म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान ये सभी हो जाएंगे। श्रीलंका के साथ स्थल सीमा नहीं है भारत की। तो सी विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। 131 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा राज्य राजधानी के रूप में सही मेल खाता है। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की शिलोंग। तो सही मेल नहीं खाता है। त्रिपुरा की आप जानते हैं अगरतला है। तो ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल है, इसको गलत मत करिएगा। अगला सवाल देखिए, मिजोरम की क्या है। तो मिजोरम की जो है आइजोल कैपिटल है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 133 नंबर का सवाल है, इन 4 विकल्पों में से किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। अब जब उत्तर प्रदेश आ गया तो फिर उत्तर प्रदेश को ही सही मान लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़ा तो होगा ही नहीं कोई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को ही मान लेते हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है
ये चीज़ याद रखिएगा। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है जो इन चारों में सबसे बड़ा है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ये आपको बताना है। पीर पंजाल श्रेणी का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, ये आपका जो है इंद्रासन माना गया है। इंद्रासन बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6,221 मीटर है, और अगर हम फीट में बात करें इसकी ऊंचाई तो लगभग जो है 20,410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस श्रृंखला में जो है सबसे कठिन चोटियों में से एक आपको जो है ये इंद्रासन जो है मानी जाती है। किसमें, तो पीर पंजाल रेंज में आपकी। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पीर पंजाल हिमालय की एक प्रमुख पर्वतमाला है। इसका विस्तार हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पीओके में पाया जाता है। इंद्रासन एक जो है पर्वतमाला का इसका सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, तो 6,221 मीटर है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मैकाल पर्वत श्रेणी किस पर्वतमाला के पूर्वी भाग का बेस बनाती है, ये आपको बताना है। तो मैकाल जो है ये किसका जो बेस बनाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, 135 नंबर का ये सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मैकाल पर्वत त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रेणी का जो है पूर्वी आधार बनाती है, और यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ के जो है कवर्धा जिले और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका अमरकंटक आपको देखने को मिलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कुल 7 प्रमुख श्रेणियां हैं, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, ये आपकी धूपगढ़ है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर देश युग्म जो है सही नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो ये भारत में है ऐसा कहा जा रहा है। जो माउंट मकालू है ये नेपाल में है ऐसा कहा जा रहा है आपसे। अब आपसे कह रहा है कि इनमें से जो है कौन कौन सा सही है। तो माउंट एवरेस्ट वैसे जो है ये भारत में नहीं है, ये आपका नेपाल में है। और अगर हम बात करें तो जो हमारा माउंट मकालू है, ठीक है, माउंट हमारा मकालू जो है ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में ही स्थित है। तो ये आपका देखिए ये तो गलत हो गया पहला, क्योंकि ये नेपाल में है, और यही आपका सही है। तो केवल और केवल 2 सही है, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, डी में आपका केवल 2 दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो इसका नाम है जो है, देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। महेंद्रगिरी नहीं है, डोडा बेटा भी नहीं है, विशाखापट्टनम चोटी भी नहीं है, अनाईमुड़ी भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये गलत दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से भी ट्राई कर लीजिएगा, मतलब आप एक बार जो है जांच परख कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से जो जिंदागढ़ा है, ठीक है, जिंदागढ़ा जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलती है। वैसे क्या पता इसका नाम ही आपको विशाखापट्टनम चोटी दे दिया गया हो, क्योंकि इसका भी सी विकल्प यहाँ पर सही बताया गया है। लेकिन जो जिंदागढ़ा है इसकी जो ऊंचाई है 1690 मीटर है, और यही जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी है, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे आपको बहुत सारी किताबें महेंद्रगिरी भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन जो जिंदागढ़ा है ये आपका सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट की एक प्रमुख चोटी है, ये उड़ीसा में पाई जाती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, दक्षिण भारत की पूर्वी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, 2633 मीटर ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पूर्वी घाट की जो है ये आपका जिंदागढ़ा ही हो जाएगी। निम्नलिखित में से रोहतांग दर्रे के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। रोहतांग दर्रे के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका लाहौल स्पीति को जो है कुल्लू घाटी से जोड़ता है। ये आपका लाहौल स्पीति को जो है कुल्लू घाटी से जोड़ता है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख ऊंचा पहाड़ी दर्रा है, या लाहौल स्पीति घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ता है, और यह हिमालय की पूर्वी पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सी श्रेणी में है, पूर्वी पीर पंजाल में, और यह चिनाब और ब्यास बेसिनों के बीच जल क्षेत्र के बीच में जो है पाया जाता है। अन्य प्रमुख दर्रे लिपुलेख जो भारत चीन के बीच में है, बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में है, और तमरसेरी या थामारसेरी जो है ये आपका केरल में पाया जाता है। देखिए, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है ये आपको बताना है। KVS TGT PGT 2016 में ये सवाल पूछा गया था। और अगर हम बात करें जो है पूर्वी घाट के विस्तार की, तो ये आपका उड़ीसा से नीलगिरी तक, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उड़ीसा से नीलगिरी, बी विकल्प इसके लिए जो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 2016 में ये सवाल पूछा गया था। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक पाया जाता है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है विशाखापट्टनम चोटी, देखिए फिर से कह रहा है, लेकिन ये जो है जिंदागढ़ा मैंने आपको बताया 1690 मीटर, आप लोग देख लीजिएगा। अनाईमुड़ी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, जो पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला सवाल देखिए,
देखिए भारत के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पर पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है। पश्चिमी तट पर जो पर्वत श्रेणी है ऐसा माना जाता है, यहाँ पर पूछा गया है कि उस पर्वत श्रेणी को जो है क्या कहा जाता है। देखिए 140 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी तट पर जो पूरी पर्वत की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी ये आपका जो है पश्चिमी घाट ही इसको कहा जाता है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट, इसको जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। और इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक जो है पाया जाता है। प्रमुख दर्रे जो है पश्चिमी घाट में आपको थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो है देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग किस पठार पर स्थित है, ये आपको बताना है। दक्षिण भारत का जो है मुख्य भूभाग जो है ये किस पठार पर स्थित है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्कन के पठार पर। ठीक है, दक्कन के पठार पर बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिस ऊंची भूमि द्वारा दो पड़ोसी अपवाह क्षेत्रों को जो है अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं जल विभाजक। ठीक है, जल विभाजक कहते हैं, वाटर डिवाइड इसको कहते हैं। इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मान लीजिए दोनों तरफ पानी बह रहा है, बीच में जो है ऊंची उठी हुई भूमि है और वो दो अपवाह क्षेत्र को अलग कर रही है, तो उसको हम जल विभाजक कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जब कोई पर्वत या ऊंची भूमि दो अपवाह क्षेत्रों को अलग करती है तो उसे जो है जल विभाजक कहा जाता है। जल विभाजक ऊंची भूमि पर स्थित होता है जो नदी घाटियों को अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित करता है। भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला सिंधु और गंगा नदी के प्रणालियों के बीच जो है जल विभाजक का कार्य करती है। देखिए महानदी का उद्गम कहाँ होता है, तो महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ से होता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसके रायपुर से जो है सिहावा पहाड़ी, आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ से आपका होता है। मैंने बीपीएससी तैयारी में ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं जब मैं इसके लिए पढ़ा रहा था। इसकी सहायक नदियाँ जो है मुख्य देख लीजिए, जोग, तेल, हसदेव, शिवनाथ इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और उड़ीसा में जो हीराकुंड बांध है इसी नदी पर बनाया गया है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। वैसे ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। अलकनंदा नदी भारत में भगीरथी नदी से कहाँ मिलती है ये आपको बताना है। चंपावत, प्रयागराज, देहरादून या देवप्रयाग। तो अलकनंदा भागीरथी में कहाँ मिलती है ये आपको बताना है। 144 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका देवप्रयाग में इनका मिलान होता है। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महानदी बेसिन का जो है विस्तार किस राज्य में नहीं है। महानदी जो है कौन कौन से राज्य में नहीं बहती है ये आपको बताना है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है ये महानदी नहीं बहती है, दक्षिण भारत की नदी है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसका जलग्रहण क्षेत्र कौन कौन से में है ये पहले देख लीजिए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में महानदी बेसिन के विस्तार में जो है ये शामिल नहीं है। देखिए कोसी नदी भारत में जिस राज्य से होकर प्रवेश करती है वो कौन सा है। तो कोसी नदी आपका कौन से राज्य में प्रवेश करती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। नेपाल से होकर ये बिहार में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। सूर्य, कोसी, अरुण और तैमूर जो है इसकी प्रमुख नदियां हैं। यह बिहार के कटिहार जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए भगीरथी नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है ये आपको बताना है। तो ये आपका उत्तराखंड से होकर बहती है, आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड से होकर बहती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भगीरथी भारतीय राज्य उत्तराखंड में बहने वाली एक अशांत हिमालयी नदी है। यह गंगा की दो प्रमुख धाराओं में से एक मानी जाती है। भगीरथी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी तथा हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। यह अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग के बाद संयुक्त धारा को जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है विलांगना, जाड़ गंगा और सिया गंगा है, ऐसा कहा जा रहा है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है। तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। तो जो आपका सरदार सरोवर बांध है ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। यह एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है बहुउद्देशीय परियोजना है और यह 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभ पहुंचाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। 149 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है और इसे जो है शिव समुद्रम जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात वह स्थल है जहाँ नदी का पानी ऊंचाई से भूमि पर गिरता है। देखिए भारत की सबसे बड़ी
अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, ये आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी जो है अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील आपका जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा। ये आपका डी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है, ये आपका हो जाएगा रो नदी। ठीक है, रो नदी आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प इसके लिए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसके पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। रो नदी विश्व की सबसे छोटी नदी मानी जाती है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना राज्य में बहती है। लगभग 61 मीटर लंबी नदी काउंसफेड काउंटी में बहते हुए मिसौरी नदी में मिल जाती है। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील कौन सी है? 152 नंबर का सवाल है। तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोनार आपका महाराष्ट्र में है और लोकटक झील आपका मणिपुर में है। तो ये आप सभी लोग इसको जान लीजिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। गोदावरी सबसे बड़ी जो है प्रायद्वीपीय नदी है भारत की, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और डल झील जो है ये आपका मीठे पानी की एक झील है, ऐसा कहा जा रहा है 153 नंबर के सवाल में। तो देखिए डल झील कैसी है आप सभी को पता है। तो डल झील की अगर हम बात करें तो ये जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है और ये जो है मीठे पानी की एक झील है। तो ये आपका दोनों ही सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है इसका दोनों सही हो जाएगा। देखिए गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, जो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो तो 1465 किलोमीटर लंबी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से प्रारंभ होती है और आकार में बड़ी होने के कारण इसे जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। मैं आपको जो है रिवीजन ही करवा रहा हूँ, समझ लीजिए। इसका तो आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। चेनाब, घाघरा, सरयू या मांजरा। तो मांजरा सही हो जाएगा, बाकी आप सभी लोग जानते हैं। चेनाब आपका सिंधु की है, घाघरा सरयू जो है ये आपका किसका हो जाएगा? तो ये समझ लीजिए गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मांजरी जो है ये गोदावरी की नदी की एक प्रमुख नदी है और गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ जो है ये आपका पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो सिंधु जो नदी है इसका जो उद्गम स्थान है ये जो है आपका कौन से ग्लेशियर से ये निकलती है? तो ये निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, याद रखिएगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सिंधु नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और यह विश्व की प्रमुख व विशालतम नदी प्रणालियों में से एक है। इसकी सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए भारत में अगर आप भारत की जो है अपवाह तंत्र आप पढ़ते हैं तो आपको सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और गंगा नदी का और आप ब्रह्मपुत्र नदी का, इन्हीं तीन का आप पढ़ते हैं। और यही जो है तीन प्रमुख नदियां जो है भारत में बहती हैं, बाकी उनकी सभी सहायक नदियां हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब दूसरी सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत की बात कह रहा है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी है और इसके बाद आपका जो है कृष्णा नदी आती है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है कृष्णा नदी आती है, याद रखिएगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। केवीएस टीजीटी 2018 में ये सवाल पूछा गया था। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर श्रेणी से होता है और इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। और गोदावरी की कितना था? तो ये आपका 1465 था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी हैं। देखिए केवीएस टीजीटी 2018 का सवाल, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? 157 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में आपको पाई जाती है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कावेरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। कावेरी नदी को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है कहा जा रहा है दक्षिण की गंगा। देखिए इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा में। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है इस क्वेश्चन में कि दक्षिण की गंगा जो है ये कावेरी नदी को कहा जाता है, लेकिन अगर हम देखें जब भी सवाल आपका पूछा गया है तो ये हमेशा जो है गोदावरी के लिए ही इस जो है टर्म का यूज़ किया गया है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा जो है होशियार रहिएगा। वैसे अब जो है कावेरी के बारे में सवाल पूछा ही नहीं जाता है, जब भी सवाल पूछा जाता है तो गोदावरी के बारे में ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक बार जो है जाँच परख कर लीजिएगा। वैसे
पहले बात होती थी कुछ साल पहले, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता था। लेकिन अब जो है बार बार सवाल आपका जो है, चाहे वो दक्षिण की गंगा हो चाहे दक्षिण गंगा हो, वो गोदावरी के बारे में ही पूछता है। तो आप लोग इसको एक बार अपने लेवल पर भी देख लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से जो है ये टर्म जो है अब जो है किसके लिए यूज होता है, तो गोदावरी के लिए ही होता है। अगला सवाल देखिए, भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, ये आपको बताना है। 159 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट घाटी में बहती हैं, और आप सभी लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि दो ही हैं, इसलिए सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल 160 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वोत्तर भारत से निकलती है, ये आपको बताना है। पूर्वोत्तर भारत से निकलती है, तो इनमें से अगर हम देखें, कावेरी नहीं बह गई और गोदावरी भी नहीं, बराक नदी जो है ये आपका जो है पूर्वोत्तर भारत से निकलती है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बराक नदी जो है पूर्वोत्तर भारत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की जो है ये सहायक नदी है, इसको आप याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, शिव समुद्रम कहाँ पर है, चाहे जलप्रपात की बात की जाए या वैसे ही बात की जाए, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, शिव समुद्रम एक द्वीप है जो कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित है और यहाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत गृह स्थापित है। 1902 में यहाँ स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का जो है पहला जल विद्युत गृह था। देखिए, दिल्ली की प्रमुख नदी कौन सी है, दिल्ली की प्रमुख नदी जिसके ऊपर जो है बहुत सारे जो है विवाद होते रहते हैं, यमुना, क्योंकि यमुना बहुत गंदी है, यमुना बहुत गंदी है। तो आप लोग इससे याद रखिएगा, यमुना जो है ये सही हो जाएगा। इसे जो है दिल्ली की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। देखिए, उत्तरकाशी शहर की किस उत्तरकाशी जो है शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपको बताना है। उत्तरकाशी जो तट है ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है शहर, तो ये आपका भागीरथी नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उत्तरकाशी शहर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, या धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सुबनश्री, देबांग और लोहित के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सांगपो के नाम से याद रखिएगा। और ये जो है हिमालय के समानांतर बहती हुई ये आपका यू टर्न लेकर जो है आपका कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से आपका इंटर होती है, कहाँ पर, भारत में, एक गहरा जो है गार्ज बनाते हुए, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सभी जो है लिबांग और दिबांग, ये सभी जो है लोहित, ये सभी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। देखिए, तिब्बत से जो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडिंग हिमनद से होता है, ऐसा माना। तीन नदी देखिए, एक तो आपका जब ब्रह्मपुत्र हो गया और सतलज हो गया और आपका सिंधु, ये तीनों नदियों का जो सोर्स है ये लगभग पास ही पास है, एक ही जगह से माना जाता है। अगला सवाल देखिए, नदी युग्मों से किसे जो है सर्वप्रथम जोड़ा गया था, नदी युग्मों में से किसे जो है सर्वप्रथम जोड़ा गया, सोन महानदी, दामोदर, हुगली और गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा, ताप्ती, तो किसको जो है सर्वप्रथम जोड़ा गया था, तो ये आपका जो हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा को सबसे पहले जो है जोड़ा गया था। तो ये सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदियों को पहली बार जोड़ा गया और इस परियोजना को इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान पर अंतिम रूप दिया गया था। यह दक्षिण भारत में जल प्रबंधन सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अगला सवाल देखिए, 166 नंबर का सवाल, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है, कौन सी नदी है ये, कोसी नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, तीस्ता ही होगी। ठीक है, तीस्ता होगा, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद तीस्ता नदी को लेकर है। तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है और यह सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर लगभग 300 किलोमीटर बहने के बाद बांग्लादेश में जो है प्रवेश करती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। मक्के की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, ऐसा कहा जा रहा है, और रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, देखिए, मक्के के लिए देखिए मध्यम तापमान भी चाहिए, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, ये भी आपका सही है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। देखिए, मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, पर्याप्त वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। और रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रमुख भाग है, तो यही आपका दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। ज्वार खरीफ की फसल है, देखिए ज्वार जो है ये खरीफ ऋतु की फसल है और जायद फसलें जो है ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो ये भी आपका दोनों ही सही हो जाएगा। ज्वार जो है खरीफ में बोई जाती है और जायद जो है ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है, तो आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ज्वार जो है खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोया जाता है, याद रखिएगा, और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। जायद फसलें रबी और खरीफ के मध्यवर्ती ग्रीष्मकाल में उगाई जाती हैं, इसीलिए दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे।
देखिए भारत के किन क्षेत्रों में अधिकांशतः मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी भारत के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आसाम में, ऐसा कहा जा रहा है। आसाम में डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। यह कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिसमें ह्यूमस का अभाव होता है। इसकी मिट्टी में ज्वार, बाजरा, रागी और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यह गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मिलती हैं। तो ये आपका जो है कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान याद रखिएगा, ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लेटराइट मिट्टी सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था इसका। तो सबसे ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है वहाँ आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। और 170 नंबर का जो सवाल हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका बुचानन हो जाएगा या बुकानन हो जाएगा। याद रखिएगा बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम बुकानन ने 1905 में किया। यह मिट्टी लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रायः महाद्वीपीय भारत के पहाड़ी भागों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लीचिंग प्रक्रिया से विकसित होती है। भीगने पर यह कोमल और सूखने पर जो है कठोर हो जाती है और इसे जो है मुख्यतः ईंट का ही निर्माण किया जाता है। मिट्टी के संदर्भ में कंकड़ का शब्द का अर्थ किससे है ये आपको बताना है। कंकड़ का संबंध जो है किससे है ये आपको बताना है। तो गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। भारत के खाद्यान्न क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जो है धान की खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प जो है डी सही किया गया है। 47% भाग पर जो है खाद्यान्न की खेती की जाती है भारत के क्षेत्रफल के। तो डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। धान भारत की मुख्य खाद्य फसल है और भारत विश्व के कुल चावल उत्पादन का 21.7% उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। अब ये जो है हर साल इसकी रिपोर्ट आती है, तो ये जो है रिपोर्ट बदलती भी रहती है, याद रखिएगा। तो जब भी एग्जाम देना हो एक बार जो है करंट की रिपोर्ट पढ़नी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी निर्माण का प्रमुख कारक नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प मिट्टी का जो है संगठन, जनक, सेल, समय या जलवायु। तो ये कौन है, इसमें से कौन है जो मिट्टी के निर्माण को जो है प्रभावित नहीं करता है ये आपको बताना है। 173 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा सॉइल कंपोजिशन, मिट्टी का जो है संगठन। ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मिट्टी निर्माण के जो प्रमुख कारक है वो जनक, सेल की प्रकृति, जैविक सामग्री, स्थलाकृति, जलवायु और जो है समय है। मिट्टी का संगठन निर्माण का कारक नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका द्वितीय हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आपने पहले ही इसका आंसर जो है ये देख लिया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। खादर जो होती है ये बांगड़ मिट्टी से जो है अधिक उपजाऊ होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि खादर में जो है पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा से अत्यधिक निस्क्षालन का परिणाम है। तो बिल्कुल ये दोनों ही सही है, ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अब देखिए जो नई जलोढ़ होती है इसको हम खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ होती है इसको हम बांगर कहते हैं। तो खादर जो होती है वो ज़्यादा उर्वरकता इसमें आपको देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल नहीं है ये आपको बताना है। देखिए 176 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जौ, जिसको हम बारले भी कहते हैं, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जौ जो है रबी मौसम की फसल है जो गेहूं के साथ ही बोई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। और मक्का, ज्वार, बाजरा और ज्वार तीनों खरीफ मौसम में बोई जाती हैं। खरीफ फसलें सामान्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी किस फसल की खेती के लिए मानी जाती है, याद रखिएगा। तो ये कौन सी फसल के लिए मानी जाती है, 177 नंबर का सवाल है, क्योंकि ये पहाड़ों पर पाई जाती है और पहाड़ों पर अधिकतर जो है चाय व कॉफ़ी की ही खेती की जाती है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कृषि उपज के उस भाग को क्या कहा जाता है जिसे किसान स्वयं उपयोग में नहीं लाकर बाजार में बेच देते हैं। वो आपको बताना है कि उसको जो है क्या कहा जाता है। 178 नंबर का सवाल है, तो उसको हम कहते हैं जो है विपणन अधिशेष। ठीक है, विपणन अधिशेष इसको कहते हैं। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये आपका NVS PET 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए किसानों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली कृषि उपज की जो है विपणन अधिशेष को कहा जाता है और यह किसान की बाजार से जुड़ाव क्षमता को दर्शाता है। इसका उपयोग कृषि आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में प्याज उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा देश आता है। प्याज उत्पादन में कौन सा जो है दूसरा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें मिसप्रिंट आपको दिया गया है।
देखिए ये प्याज उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये 2018 का सवाल है। 2018 में इसका जो सही जवाब था ये कौन सा हो जाएगा, 179 का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका भारत हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक प्याज उत्पादन जो है चीन करता है अब, और इसके बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है, याद रखिएगा। भारत में प्रमुख उत्पादन राज्य जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जो है प्याज का उत्पादन जो है भारी मात्रा में करते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है, निरपेक्ष आर्द्रता या वर्षा या संहिम वर्षा या करकापात। तो ये कौन सा इसमें से जो है ये अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है, ये आपको बताना है। 180 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता। ये आपका सही हो जाएगा। KVS PRT 2018 में ये सवाल पूछा गया था। अब ये वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को दर्शाता है, और ये जो है वर्षण का प्रकार नहीं है। कौन, जो निरपेक्ष आर्द्रता आपको दिया गया है। देखिए छोटे भू टुकड़ों पर साधारण औजारों व अधिक श्रम के साथ की जाने वाली खेती को किस श्रेणी में रखा जाता है, ये आपको बताना है। छोटे भूखंडों पर या छोटे टुकड़ों पर जो भूभाग के होते हैं इन पर साधारण औजारों व अधिक श्रम से की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आदिम जीविका कृषि या आदिम निर्वाह कृषि, जिस ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। KVS PRT 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए आदिम जीविका कृषि में छोटे भूखंडों पर लकड़ी के हल, खुरपी आदि साधारण औजारों का उपयोग होता है। यह समुदाय के श्रम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह अत्यंत पारंपरिक और श्रम प्रधान कृषि पद्धति है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी तथा वायुमंडल में जल के स्थानांतरण की प्रक्रिया किन तत्वों के समूह से बनती है, ये आपको बताना है। मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चारों विकल्प जो है आसानी से दिख सकें। पृथ्वी तथा वायुमंडल में जल के स्थानांतरण की प्रक्रिया किन तत्वों के समूह से बनती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपको वर्षण भी देखने को मिलता है, इसके बाद आर्द्रता, वाष्पीकरण और हवा भी आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी मानसून से कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो कोरोमंडल तट और जो है रायल सीमा पर होती है, याद रखिएगा। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून को जो है लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, और यह भारत के पूर्वी तट पर जो है तमिलनाडु पर पहुँचकर वर्षा कराता है। इसी कारण कोरोमंडल और रायल सीमा तट क्षेत्रों में अधिक वर्षा आपकी होती है। देखिए तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अक्टूबर नवंबर में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है पीछे लौटना है, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं जब ये लौटता है। तो बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की कौन सी मिट्टी को कछार या खादर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को ही जो है दो नामों से जाना जाता है। ये आपका खादर होती है और बांगर होती है, याद रखिएगा। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यह भारत के लगभग 43% क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए किस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी शैलों के अपक्षय द्वारा होता है, तो कौन से क्षेत्र में होता है, तो ये आपका दक्कन के पठार में, ठीक है। दक्कन का पठार जो है ये आपका जो है कौन सी मिट्टी से, काली मिट्टी से बना हुआ है, जो ज्वालामुखी शैलों के अपक्षय के द्वारा बनी है। इसीलिए यहाँ पर जो है कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट से बना हुआ है। इन ज्वालामुखी शैलों के अपक्षय से काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है, और यह कपास की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए 187 नंबर का सवाल, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलती है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, ये NVS 2016 का ये सवाल है, और 188 नंबर के सवाल का आपको जवाब देना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये जो हमारा सरसों जो है ये किसकी फसल है, तो ये रवि की फसल है, याद रखिएगा सरसों। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जब भी आपका गेहूं बोया जाता है तभी आपकी जो है सरसों भी बोई जाती है, चना भी बोई जाती है, मटर भी बोया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, NVS 2016 में ये सवाल पूछा गया है, और इसका जो है सही जवाब सी विकल्प हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो है ये भारत का जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है ये ब्राज़ील करता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, तो गेहूं का उत्पादन पंजाब में तो होता ही है। चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफ़ी का उत्पादन असम में होता है, केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केसर का उत्पादन जो है ये आपका केवल और केवल जो है जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। तो यही आपका जो है डी विकल्प ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 191 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैसों का जो है उत्सर्जन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है सबसे बढ़िया कारण है इसका। तो ये सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग सीधे तौर पर ग्रीन हाउस प्रभाव से होती है। मीथेन व CO2 जैसी औद्योगिकरण, शहरीकरण में वृद्धि इसके जो है प्रमुख कारण है। और जबकि पृथ्वी की कक्षा, महाद्वीपीय विस्थापन और सौर विकिरण में बदलाव जलवायु परिवर्तन के कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष दिल्ली के सामान्य वृक्षों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा वृक्ष जो है दिल्ली के सामान्य वृक्षों में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो साल का वृक्ष आपको दिल्ली में नहीं देखने को मिलता है, याद रखिएगा, साल का वृक्ष आपको दिल्ली में नहीं देखने को मिलता है। 193 नंबर का सवाल है कि कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल? तो जब गेहूं दे दिया तो आप गेहूं को ही सही मार दीजिए, ठीक है, गेहूं, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, झूमिंग कृषि मुख्यतः भारत के किस भाग में की जाती है? तो ये उत्तर जो है पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे सटीक जवाब इसका कौन सा हो जाएगा 194 नंबर सवाल का? तो ये असम व मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में, असम व मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि ये पूर्वोत्तर के ही राज्य हैं और क्षेत्र हैं। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रबी फसलों की कटाई सामान्यतः किस अवधि में होती है, ये आपको बताना है। तो रबी फसलों की जो कटाई होती है ये जो है कब होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्च अप्रैल में, ठीक है, जब मार्च अप्रैल आता है तब इसकी जो है कटाई की जाती है। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इनकी कटाई जो है गर्मी से पहले यानी मार्च अप्रैल में की जाती है। और प्रमुख रबी फसलें आपकी गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन फ्लड जो था ये किससे संबंधित था? 196 नंबर का सवाल है। और ये जो संबंधित था ये भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ऑपरेशन फ्लड को भारत की श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसके जनक जो थे ये वर्गीज कुरियन थे। इस योजना ने भारत को विश्व का प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। अगला सवाल देखिए, पैठण या जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ये आपको बताना है। पैठण या जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? देखिए, कितने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। NVS PGT और NVS PGT 2019 में 2 बार ये सवाल आपका पूछा गया है। तो ये आपका कौन सी नदी पर है? तो ये आपका गोदावरी नदी पर है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पैठन जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है और इसके बांध से निर्मित जलाशय का नाम जो है नाथ सागर जलाशय है। अगला सवाल देखिए, ओंकारेश्वर बांध परियोजना किस उद्देश्य से बनाई गई थी, ये आपको बताना है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना जो है ये कौन सी उद्देश्य से बनाई गई थी, आपको ये बताना है। 198 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन के लिए। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हीराकुंड बांध कौन से नदी पर है? तो ये हीराकुंड बांध जो है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और कौन से नदी पर? तो ये महानदी पर आपको देखने को मिलेगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 200 नंबर का सवाल है। देखिए, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह आंध्र प्रदेश करता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ले क्षेत्र में होता है। यहाँ भारत के सर्वाधिक यूरेनियम भंडार स्थित है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर है? 201 नंबर का सवाल है और आज यही जो है सेशन का हमारे लास्ट सवाल भी है। तो ये जो है तेलंगाना के रामागुंडम में, तेलंगाना के रामागुंडम में। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 2022 तक 100 गीगावाट सौर स्थापित क्षमता और 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये पुराना दिया गया है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये बुक जब अभी नई इन्होंने प्रिंट करवाई हुई है तो ये जो है पुराने डेटा क्यों दे रहे हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें हम तो मध्य प्रदेश के जो खांडवा जिले में स्थित है ओंकारेश्वर बांध पर एक जो है सोलर पार्क बन रहा है जिसकी जो कुल क्षमता होगी ये 600 मेगावाट होगी और यह एशिया का भी सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र होगा तैरता हुआ। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के खांडवा में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के
खंडवा में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वैसे ये जो है डेटा ये पुराना है, हालांकि ये जो है चालू हो चुका है और यहाँ पर कह रहा है कि ये 2022 की बात है। ये 2022 तो कब का निकल चुका, अब तो 2026 आने वाला है। तो ये ओंकारेश्वर बांध पर आपका देखने को मिलेगा खंडवा मध्य प्रदेश में। इसकी जो टोटल क्षमता है ये 600 मेगावाट का है और ये इसका जो संचालन कौन करता है, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के सहयोग से ये जो बनाया गया है NHPC से, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही माना गया है, बी। लेकिन हमारे और आपके हिसाब से जो है मध्य प्रदेश के खंडवा वाला जो है सही हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता जो है ये 600 मेगावाट। अगला सवाल है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सी विकल्प जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में लगभग 33% पाया जाता है और इसके बाद जो है आपका दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आपको देखने को मिलता है, फिर आपका उड़ीसा आता है, याद रखिएगा। ऐसे अगर बॉक्साइट का नाम लिया जाए तो बॉक्साइट में उड़ीसा आपका हो जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए जादूगोड़ा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। NBS PGT 13/6/2019 का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम के लिए। यूरेनियम का भंडार है जादूगोड़ा में, तो इसीलिए आपका सी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जादूगोड़ा है कहाँ पे, तो झारखंड के सिंहभूम जिले में पाया जाता है और यह यूरेनियम के समृद्ध भंडारों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ वाणिज्यिक स्तर पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, तुइरल जो है, तुइरल या तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। अभी ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तुइरियल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में है। 18/6/2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था NVS PGT 2019 में। देखिए तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपका तुइरियल नदी पर स्थित है और यह मिजोरम राज्य के कोलासिब जिले में स्थित है। यह उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख जो है और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। अगला सवाल देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आपका बहुत बार सवाल पूछा जाता है और ये आपका जो है BPSC TRE में भी पूछा जाता है और इसमें तो पूछा ही गया था 19/6/2019 में कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1907 में हुई थी, याद रखिएगा 1907 में हुई थी। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। है कहाँ ये, तो जमशेदजी टाटा ने इसको जमशेदपुर में, जमशेदपुर कहाँ पे है, तो झारखंड में है, याद रखिएगा 1907 में इसको स्थापित किया था। देखिए दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण भारत के किस राज्य में हुआ, ये आपको बताना है। दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण जो है ये भारत के किस राज्य में हुआ, इसको आपको बताना है। देखिए ये भी आपका सवाल NBS PGT 19/9/2019 में पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए थर्मल बैटरी संयंत्र का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ है। इसे जो है चंद्रबाबू नायडू ने जो है लॉन्च किया है। चंद्रबाबू नायडू कौन है, CM है इस समय जो है किसके, आंध्र प्रदेश के। अगला सवाल देखिए, सोना पानी मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये आपका किस राज्य में है, ये आपको बताना है। डी विकल्प में आपका हिमाचल प्रदेश दिया गया है। तो ये कौन से, देखिए NVS जो है PGT में भी ये भी सवाल पूछा गया था। सोना पानी कहाँ पे है, तो सोना पानी आपका ये आपका मेघालय में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, मेघालय में। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सोना पानी परियोजना मेघालय के लुमसेड में स्थित है और यह ब्रिटिश काल की मिनी हाइडल परियोजना है जिसकी क्षमता जो है 1.5 मेगावाट है। अगला सवाल देखिए, भारत में मैग्नीज के सबसे बड़े या सबसे अधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में मैग्नीज के सबसे ज़्यादा जो भंडार हैं ये कौन से राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। आपने आंसर भी देख लिया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि ये भी एक साथ में दिख जाएगी कौन से एग्जाम में पूछा गया था और इसके चक्कर में आपका जो है ऑप्शन भी आपको किसी सवाल में दिख जा रहे हैं। देखिए मैग्नीज में भंडार अगर हम देखें तो भंडार की दृष्टि से उड़ीसा प्रथम राज्य में है, उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। देखिए भारत की पहली भूतापीय या जियो थर्मल बिजली परियोजना तातापानी किस राज्य में स्थापित की जा रही है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए तातापानी कहाँ पर है ये आपको बताना है, 209 नंबर का सवाल है। ये जो है KVS TGT 2014 में ये सवाल पूछा गया था और ये जो है आपके कौन से जिले राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में आपको देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ राज्य में। याद रखिएगा इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले के तातापानी क्षेत्र में स्थापित की जा रही है और इस परियोजना के लिए NTPC और छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के बीच जो है समझौता किया गया है। अगला सवाल देखिए,
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है ये आपको बताना है। केवीएस टीजीटी का 2014 का ये सवाल है और इसकी कुल क्षमता कितनी है ये आपको बताना है। तो इसकी कुल क्षमता है 6000 मेगावाट, ठीक है, 6000 मेगावाट। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए तटीय तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की तकनीक पर आधारित है। सबसे पहले एक सवाल ये देख लीजिए, यहाँ से बन सकता है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। इसके प्रथम चरणों में दो 1000 मेगावाट दबावित रिएक्टर जो है जल रिएक्टर की इकाइयाँ स्थापित हैं और भारत रूस समझौते 2008 के अनुसार कुल 4 और इकाइयाँ जोड़ने की योजना बनाई गई है। संयंत्र की कुल क्षमता जो है 6000 मेगावाट निर्धारित है। देखिए कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है, कोरबा कहाँ पे है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग जानते होंगे। कोरबा जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपको कोरबा देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। इसे 1983 में स्थापित किया गया था। यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे हम एनटीपीसी कहते हैं, इसका कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। इस संयंत्र के लिए कोयला जो है कोरबा क्षेत्र की कुसमुंडा और गैवरा खानों से जो है प्राप्त किया जाता है। पानी की आपूर्ति हसदेव नदी से की जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है, 212 नंबर का सवाल है और ये आपका हो जाएगा भिलाई। आप भिलाई के नाम से परिचित होंगे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी संयंत्र की। उस समय यह जो है मध्य प्रदेश में था। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए रेल पटरी, प्लेटें आदि का निर्माण किया जाता है। कह रहा है नीचे दिए गए खानों एवं उनके संबंधित खनिजों का सही संयोजन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए बैलाडीला, झरिया, खेतड़ी और जो है बालानगीर। तो बैलाडीला में क्या मिलता है ये आपको बताना है। इसके अलावा जो है झरिया में क्या मिलता है, तो बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है यहाँ आपको लौह एस्क देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। देखिए और झरिया में आपको कोयला देखने को मिलेगा। खेतड़ी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो खेतड़ी में आपको जो है ये राजस्थान में, और यहाँ जो है तांबा की खदान है, याद रखिएगा तांबे की खदान है। और बालांगीर जो उड़ीसा में है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले लौह एस्क, फिर कोयला, फिर तांबा, फिर बॉक्साइट। तो पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बैलाडीला में जो छत्तीसगढ़ में है यह भारत का प्रमुख लौह एस्क क्षेत्र है। झरिया झारखंड में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो राजस्थान में है, तांबा खदान क्षेत्र है। और बालांगीर जो उड़ीसा में है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, भारत में जस्ता एवं तांबा धातुओं का सबसे अधिक भंडारण जो है किस राज्य में पाया जाता है। सबसे अधिक भंडारण जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है, तांबा और जस्ता। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो इसका डी विकल्प हो जाएगा। देखिए यहाँ पर झारखंड नहीं दिया गया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है ये छत्तीसगढ़ में होता है और छत्तीसगढ़ देश में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 22% योगदान देता है। फिर इसके बाद जो है आपका उड़ीसा है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एस्क है। लौह का अब इनमें से कौन एक लौह एस्क है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। हेमेटाइट जो है ये एक लौह एस्क है, याद रखिएगा। बाकी बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सेटेलाइट जो है ये आपका लोहे का एस्क नहीं है, याद रखिएगा। देखिए लौह एस्कों में मुख्य रूप से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और जो है लिमोनाइट और सिडेराइट शामिल है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटाइट भी दे दिया गया है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ए और सी भी दोनों सही हो जाएगा। विश्व में लौह एस्क का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन जो है चीन के पास है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क है, लोहे का नहीं है, याद रखिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल में बहुत सारी जो है गलतियाँ की गई हैं। देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि लोहे का एक एस्क कौन सा है। अब क्योंकि यहाँ पर यही माना गया है, वैसे हम इसको नहीं मानेंगे, तो ये आप दोनों मानिएगा, ठीक है। ए और सी जो है ये दोनों ही आपके जो है लोहे के एस्क हैं, याद रखिएगा। भारत में बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ या बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट किस राज्य में स्थापित है, तो ये आपका कहाँ पर है ये आपको बताना है। 217 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब कौन सी जगह हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। इसका निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के जो है समीप किया गया है।
यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण यहाँ ये फंडिंग को रोक दिया था। अगला सवाल देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जो है सूती कपड़ा मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा 1854 में। कहाँ पे? बम्बई में। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1994 में निजी ठेकेदारों को किस जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार मिला, ये आपको बताना है। 1994 में, वर्ष 1994 में एनवीएस पीजीटी 17/9/2019 में ये सवाल पूछा गया था कि वर्ष 1994 में निजी ठेकेदारों को किस जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार मिला था। तो ये आपको बताना है। 219 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा तवा जलाशय। ठीक है, तवा जलाशय, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सरकार ने 1994 में तवा जलाशय में निजी ठेकेदारों को मछली पकड़ने का अधिकार दिया और इससे स्थानीय लोगों ने तवा मत्स्य संघ बनाकर अपने अधिकार की मांग की। अगला सवाल देखिए, भेड़ के शरीर से ऊन के निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भेड़ के शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एनवीएस पीजीटी 2019 में सवाल पूछा गया था। तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कर्तन या सीरिंग कहते हैं, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ऊन काटने की प्रक्रिया को कर्तन कहते हैं और एक भेड़ का ऊन सामान्यतः साल में एक बार ही काटा जाता है। अगला सवाल देखिए, कोलकाता शहर को किस नाम से जाना जाता है। एनवीएस पीजीटी 2019 में सवाल पूछा गया था। झरनों का शहर, अजूबों का शहर, रोशनी का शहर, या सिटी ऑफ जॉय, या आनंद का शहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिटी ऑफ जॉय के नाम से इसको जाना जाता है, आनंद का शहर। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 222 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका देखिए एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की सरकार के द्वारा ग्रीन महानदी मिशन जो है शुरू किया गया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा और ये 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना और भूजल स्तर में वृद्धि करना है और यह एक वृक्षारोपण अभियान था जिससे महानदी बेसिन में जो है लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए, गोहिर माथा या गाहिर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस जीव के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एनवीएस पीजीटी 2019 में सवाल पूछा गया था कि गाहिर माथा जो है समुद्री जीव अभ्यारण्य ये किस जीव के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जो है ये आपका बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो है ओलिवे रिडले कछुआ जो है आपका इसके लिए बनाया गया है, याद रखिएगा। इसके संरक्षण के लिए बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गाहिर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में स्थित है और यह ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और प्रजनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र समुद्री अभ्यारण्य है और यहाँ बड़ी संख्या में कछुए तट पर अंडे देने आते हैं जिसे मैस नेस्टिंग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है, याद रखिएगा। एनवीएस पीजीटी 2019 में यह सवाल पूछा गया था कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको बताना है, कश्मीरी हिम तेंदुआ या कश्मीरी हंगुल या कस्तूरी मृग या हिमालयन काला भालू। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कश्मीरी हंगुल जो होता है इसके लिए। ठीक है, कश्मीरी हंगुल इसके लिए प्रसिद्ध है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह कश्मीरी हंगुल के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उस उद्यान को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ कस्तूरी मृग, हेम तेंदुआ, भालू आदि भी पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में विश्व में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है, ये आपको बताना है। सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है ये आपको बताना है। 225 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प, चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। चीन जो है वो आपका सही है, याद रखिएगा। एनवीएस 2019 में यह सवाल पीजीटी में पूछा गया था। वर्तमान समय में इसमें सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक जो है चीन देश है और सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक प्रमुख एवं प्राचीन उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र महाराष्ट्र व गुजरात है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। तो भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। भागलपुर को जो बिहार में है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। KBS PRT 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, भागलपुर को भारत का प्रसिद्ध रेशम सिल्क या सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह बिहार राज्य के गंगा नदी के तट पर स्थित है और भागलपुर विशेष रूप से टसर सिल्क के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, शेषाचलम जैव मंडल रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। 2018 में ये सवाल पूछा गया था कि शेषाचलम जैव मंडल रिजर्व जो है कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये है। बी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शेषाचलम जैव मंडल रिजर्व आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिलों में
स्थित है। यह आंध्र प्रदेश का पहला जैवमंडल रिजर्व है जिसका क्षेत्रफल 4755.9 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ लाल चंदन के बड़े भंडार पाए जाते हैं जिनका उपयोग औषधियों, साबुनों और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, शेषाचलम जैवमंडल रिजर्व किस पर्वतमाला में स्थित है? KVS 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। 228 नंबर का सवाल है और ये आपको पूर्वी घाट में देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्वी घाट में देखने को मिलेगा। तो ये ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार इनमें किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे कम है, ये आपको बताना है। और KVS TGT 2014 में ये सवाल पूछा गया था, गोवा, त्रिपुरा, लक्षद्वीप या मिजोरम। तो सबसे कम जो है वो त्रिपुरा की है, याद रखिएगा। इनमें से सबसे कम जो है वो त्रिपुरा की है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, केरल की 94%, लक्षद्वीप की 91 और जो है मिजोरम की 91.33 और गोवा की 88 और त्रिपुरा की जो है 87% है, याद रखिएगा 87.22। तो सबसे कम इनमें जो है त्रिपुरा का हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस भारतीय स्टेशन पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए, खड़गपुर नहीं, गोरखपुर, ये भी अब नहीं रह गया, गोरखपुर नहीं रह गया, मैंने कल बताया था। ये हुबली हो गया है, हुबली याद रखिएगा हुबली है। तो यहाँ पर गोरखपुर माना गया है, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया था तब ऐसा था, लेकिन अब नहीं है, ये हुबली हो गया है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म को जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना गया है और इसकी लंबाई जो है 3-4 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, उत्तर पूर्व भारत में सबसे पहले रेल नेटवर्क किस राज्य में शुरू किया गया था? मतलब पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले रेल नेटवर्क किस राज्य में शुरू किया गया था? 231 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ा गया था। बाद में 2021 में मणिपुर को भी जो है रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया। अगला सवाल देखिए, ओखा बंदरगाह किस राज्य में है? NVS 2016 का सवाल है। ओखा बंदरगाह जो है किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। सी विकल्प इसका जो है और ये हमारा सही हो जाएगा। ओखा बंदरगाह गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है और यह कच्छ की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित है। समुद्री व्यापार और मत्स्य पालन का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला सवाल देखिए, थार एक्सप्रेस भारत के किस देश तक जाती है? याद रखिएगा, भारत से जो है किस देश तक जाती है थार एक्सप्रेस जो है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो है भारत से पाकिस्तान को जाती है, याद रखिएगा। भारत को पाकिस्तान को जाती है, याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, देखिए, थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल सेवा है। इसकी शुरुआत 1892 में हैदराबाद जोधपुर रेलवे लाइन पर हुई थी। यह आज़ादी से पहले भी चलती थी और दोनों देशों के बीच संपर्क का प्रमुख साधन थी। अभी जो है स्थगित है मेरे हिसाब से, अभी नहीं चल रही है ये। देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? IGI आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में है, याद रखिएगा। तो ये डी विकल्प हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH भारत में किन जो है स्थानों को जोड़ता है? KVS TGT 2018 का सवाल है। जो NH 44 है, ये कौन से राजमार्ग को जोड़ता है? मतलब राजमार्ग तो NH 44 हो गया, ये कौन से स्थानों को जोड़ता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है अगर हम देखें तो ये हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, याद रखिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से जोड़ता है। मार्ग में लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, आगरा, झांसी, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। NH 7 का जो है नया नाम है, उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला मुख्य धुरी है। पहले इसको NH 7 के नाम से जाना जाता था, अब इसको जो है NH 44 के नाम से जाना जाता है। ये शब्द आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछ भी सकता है। देखिए, अगला सवाल कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपका जहाज महल कहाँ पर है, अंग महल कहाँ पे है, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर है और सेंट जॉर्ज का किला कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहाज महल जो है ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। जहाज महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो पहले का जो है सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अंग महल की बात करें तो ये नागालैंड में है। अंग महल जो है नागालैंड में है। सी के बाद आपका डी हो जाएगा। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है राइटर्स बिल्डिंग और आपका जो सेंट जॉर्ज का किला है ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो CDBA कहाँ पर है? देखिए, CDBA पहले ही विकल्प में है, तो इसीलिए कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। कांचीपुरम का पुराना, कांचीपुरम और कांची और पालियार नदी या रेशमी साड़ियाँ। तो देखिए, कांचीपुरम को हम किससे मिलाएंगे ये आपको बताइए। देखिए, कांचीपुरम जो है ये उत्तरी तमिलनाडु का जो है एक प्राचीन नगर था, तो इसको हम कहाँ से मिला देंगे? डी से मिला देंगे।
इसके बाद कह रहा है, देखिए पहले का डी हो गया, फिर कांची, इसका पुराना नाम, कांची जो है पुराना नाम था, किसका पुराना नाम था, तो कांची जो है ये जो है कांची जो है कांचीपुरम का ही जो पुराना नाम था, याद रखिएगा। तो ये आपका ए से मिलान हो जाएगा, डी के बाद ए हो जाएगा। पालियार नदी जो है, पालियार नदी जो है यह जो है किसके किनारे स्थित है, तो ये देखिए कांचीपुरम के किनारे स्थित है ये पालियार नदी आपकी, तो बी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिए। और रेशमी साड़ियाँ, तो रेशमी साड़ियाँ इसकी जो है प्रसिद्धि का कारण है, तो ये आपका इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, सभी के सभी जो है ये कांचीपुरम से ही संबंधित है। तो डी ए बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा, डी ए बी सी। और देखिए डी ए बी सी आपको जो है पहले ही विकल्प में आपको दिख रहा है, देखिए डी ए बी सी, तो इसका पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी नन टाइडल गोदी कहाँ स्थित है, नन टाइडल जो है गोदी है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। 238 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा मार्मा गोवा, ठीक है। मार्मा गोवा जो है ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा नन टाइडल डॉक है और यह भारत के प्रमुख समुद्री व्यापारिक केंद्रों में आपका गिना जाता है मार्मा गोवा जो है। देखिए 239 नंबर का सवाल कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है, तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बेंगलुरु को जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। सिल्क सिटी किसको कहते हैं, तो भागलपुर को कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। देखिए बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यह आईटी उद्योग और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए 240 नंबर का सवाल है कि जो है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश अभी हाल ही में चर्चा में है, सवाल पूछा जा सकता है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है ये आपका टका है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा टका है और चित्र में स्पष्ट तालिका दी गई है कि बांग्लादेश टका और नोक्ट्रुम भूटान की मुद्रा है, रमनबी जो है चीन की मुद्रा है, दिरहाम जो है ये आपका यूएई की मुद्रा है। अब कौन सा चित्र कहाँ पर है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको चारों ऑप्शन पता चल गए। देखिए किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया है, ये आपको बताना है। किस देश ने दुनिया के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया है, एनवीएस पीजीटी 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। 241 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, ठीक है, रूस हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, रूस ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया है और यह आर्कटिक सागर में मुरमास्क बंदरगाह से चुकोटका तक संचालित होता है। इसका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अगला सवाल देखिए, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलियोफाइटस के रूप में वर्गीकरण किया गया है, मतलब हेलियोफाइटस हम कह सकते हैं, हिंदी में हेलियोफाइटस लिखा गया है, इंग्लिश में हम इसको हेलियोफाइटिस कह सकते हैं, ठीक है, हेलियोफाइट्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, तो कौन सी या किस क्षेत्र की वनस्पति को ऐसा बोलते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 242 नंबर का, ये आपका सी विकल्प हो जाएगा, सुंदरवन को, ठीक है, सुंदरवन को। और इस तरह के सुंदरवन के क्षेत्र में जितनी भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इसको हम हेलियोफाइट्स कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए सुंदरवन को गंगा के मैदान का हिस्सा माना गया है और यहाँ की वनस्पति धूप पसंद या हेलियोफाइट्स होती हैं। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आखिरी सवाल इस जो है पार्ट का, जिसमें आपकी ज्योग्राफी जो है ख़त्म हो जाएगी और हमने आज जो है लगभग 150 सवाल देखे हैं। KVS PRT 2016-17 में ये सवाल पूछा गया था, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद पर किन राज्यों के बीच जो है निर्णय सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद पर किन राज्यों के बीच जो है निर्णय सुनाया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, बी विकल्प जो है ये हमारा इसके लिए सही हो जाएगा। इनका जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है और इन्हीं के बीच जो है निर्णय सुनाया गया था। देखिए कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है, यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहती है और मुख्य विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के वितरण को लेकर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा। अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो आप ज़रूर बताइएगा। वैसे इस बुक में काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट है, मैंने पहले ही बताया था क्लास जब शुरू हुई थी। थोड़ा सा ध्यान आप रख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान मैं रख लूँगा, ऐसे करके हुए और हम सारे सवालों को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।